हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल लोन अमाउंट गिवन टू लो इनकम हाउस होल्ड और ग्रुप इज नोन एज, यानी कि एक छोटा लोन दिया जा रहा है या फिर लो इनकम हाउस होल्ड की बात करें या एक इंडिविजुअल ग्रुप की बात करें तो वो लोन हमारा क्या कहा जाता है। यानी कि स्मॉल अमाउंट का लोन हम दे रहे हैं हाउस होल्ड को या फिर एक ग्रुप को, तो उसका हमें बताना है कि उसको किस टर्म से जाना जाता है, कैश क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट, रूरल क्रेडिट या फिर सिंपल क्रेडिट। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर स्मॉल लोन अमाउंट की बात कर रहे हैं जो कि लो इनकम ग्रुप का है, तो उसको बोलते हैं रूरल क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि ये लो इनकम ग्रुप और को दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो नाम रखा दिया गया है इसको दिया गया है रूरल क्रेडिट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द यूनिवर्सल बैंक। या यूनिवर्सल बैंक के नाम से किस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जाना जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, दीक्षा माइक्रो फाइनेंस, दिशा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड या फिर एसकेएस माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनिवर्सल बैंक की बात करें तो यूनिवर्सल बैंक के नाम से जो माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बंधन फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को यूनिवर्सल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट कंप्राइज ऑफ। अब जो फॉर्मल सोर्सेज है क्रेडिट के, वो क्या चीज़ कंप्राइज नहीं है आती है उनमें, कोऑपरेटिव, एम्प्लॉयर्स बैंक या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयर्स। ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर यहाँ नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, द इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स इनकॉर्पोरेट। अब इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मनी लैंडर्स, नाबार्ड या फिर एएमबी। देखिए, यहाँ पर एसबीआई और नाबार्ड जो है ये हमारे फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे पूछा जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर, तो यहाँ पे मनी लैंडर्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर्स। नेक्स्ट है, व्हाट ऑप्शन ब्लॉक द पुअर टू गेट बैंक लोन्स। अब कौन से ऑप्शंस हैं जो कि ब्लॉक कर दिए जाते हैं किसी पुअर को बैंक लोन देने के लिए। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीजर या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको ब्लॉक करके हम लोन दे सकते हैं, तो वो है एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ये ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके थ्रू ये यहाँ पर क्या होगा, बल्कि उनको एक ब्लॉकेज हो जाएगा कि वो फिर लोन नहीं ले पाएंगे। जबकि यहाँ पे ऑप्शन ब्लॉक की बात की जा रही है, तो वो है हमारा एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल। नेक्स्ट है, इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप द लोन एंड सेविंग डिसीजंस आर टेकन बाय। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें लोन और सेविंग्स के डिसीजंस है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंक या फिर ग्रुप मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की जा रही है जो कि खुद से हेल्प करते हैं, कुछ मेंबर्स मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और खुद की हेल्प के लिए, आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए मेन पर्पस होता है इनका काम करना, और एक दूसरे को अब जो उन्होंने सेविंग करी है उससे एक दूसरे को जब उन्हें ज़रूरत पड़े उनको लोन प्रोवाइड करना। तो देखिए, यहाँ पर जो सेविंग्स और लोन से रिगार्डिंग डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं ग्रुप मेंबर्स के द्वारा, जो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्रेडिट नीड्स। अब इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के क्रेडिट नीड्स के लिए उनकी देखभाल में मदद करती है। आईडीबीआई, नाबार्ड, आईसीआर या फिर एफसीआई। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नाबार्ड एपेक्स बॉडी है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर ये लोन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये उनके टेक केयर का भी काम करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ, फ्रेंड्स ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एनी एडल्ट्रेटेड एलिमेंट्स लीक इनटू द ग्रुप filtration and are carried into groundwater reservoir is known as। अब जो भी एडल्ट्रेटेड एलिमेंटेड लीक है ग्राउंड से, फिल्ट्रेशन की बात की जा रही है, कैरियर की बात की जा रही है ग्राउंड वाटर के लिए, तो क्या कही जाएगी? लैंड कंटेमिनेशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या फिर एयर पॉल्यूशन। वेरी सिंपल आंसर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये हमारा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वाटर पॉल्यूशन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस जो है हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट उससे लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, साउथ अफ्रीका इज लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ विच मिनरल। अब साउथ अफ्रीका जो है लीडिंग एक्सपोर्टर है किस मिनरल के लिए? कॉपर, डायमंड, सिल्वर या फिर गोल्ड। तो साउथ अफ्रीका जो एक्सपोर्ट करती है सबसे ज़्यादा वो करती है गोल्ड का। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, which option is correct when we only accomplish 2 out of 3 pillars of sustainable development। फ्रेंड्स आपने पिलर्स पढ़े होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो उसमें से ये बोल रहे हैं कि जो 3 पिलर्स हैं उसमें से जो दो पिलर्स हैं उनमें से अब हमें बताना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सही रहेगा। इकोनॉमिक प्लस एनवायरमेंट सस्टेनेबल इक्वल टू वायबल, सोशल प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इक्वल टू वेरेबल, या फिर सोशल प्लस इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी और इक्विटेबल। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी राइट है, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द, अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो उस एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1992, 1978, 1980 या फिर 1987। देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया है, राइट आंसर है सी, 1980 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप मीनिंग जानना चाहते हैं तो फ्रेंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो डेवलपमेंट होता है जिसमें हम अपनी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, हम उनका इस तरह से यूज़ करें कि आज हमें अपनी नीड को भी पूरा करें और कुछ वो रिसोर्सेज हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सेव करके रखें। यानी कि हमें इस तरह से यूज़ करना है कि ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल यूज़ ना करें, बस बाकी सारा फ्यूचर के लिए ही रख दें, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हम उन्हें यूज़ करें लेकिन इस लिमिट में यूज़ करें कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उनके यूज़ के लिए रह सके, ठीक है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है, द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि CSD वॉज स्टार्टेड बाय द UN जनरल असेंबली इन द ईयर 1995, 1994, 1993 या फिर 1992। अगेन यहाँ पे हमें टाइम पीरियड बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर है 1992। 1992 में यूनाइटेड नेशंस कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने एक असेंबली करी थी, UN जनरल असेंबली में ये रिपोर्ट आई थी इसके ऊपर, ठीक है, तो राइट आंसर है 1992। नेक्स्ट है, आफ्टर माइनिंग द ह्यूज होल्स लेफ्ट बिहाइंड इज यूज्ड फॉर। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो माइनिंग के बाद जो ह्यूज होल्स होते हैं उसको छोड़ने के पीछे उसका पर्पस क्या है, यानी कि वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? वेस्ट वाटर स्टोरेज के लिए, वाटर एंड वेस्ट एंड वाटर स्टोरेज के लिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए या फिर वेस्ट स्टोरेज के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम माइनिंग के बाद जो ह्यूज होल्स होते हैं उसको छोड़ देते हैं तो वो किस पर्पज से यूज़ किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स वो यूज़ किए जाते हैं हमारे वेस्ट डिस्पोजल के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मरकरी एंड लेड आर टॉक्सिक एलिमेंट्स विच कॉजेस, यानी कि मरकरी यानी पारा और जो लेड होता है हमारा वो हमारा टॉक्सिक एलिमेंट है, उसका क्या कारण है? नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या फिर लैंड कंटेमिनेशन। तो फ्रेंड्स मरकरी और पारे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनका कारण यही है कि हमारा लैंड कंटेमिनेशन है, ठीक है, तो लैंड कंटेमिनेशन के कारण हमारा मरकरी और पारा टॉक्सिक एलिमेंट में कवर होता है। नेक्स्ट आते हैं, द अदर वर्ल्ड ऑफ लैंडस्केपिंग इज। अब जो लैंडस्केपिंग है वो हमारा उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस देखिए, रिडक्शन, रिस्टोरेशन, रिमूविंग टॉप सोइल या फिर रिस्टोर। अब यहाँ पे लैंडस्केपिंग की बात की जा रही है। लैंडस्केपिंग एक तरह से निर्माण होता है, पुनर्निर्माण, ठीक है, भूमि पुनर्निर्माण। तो इसके अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिस्टोरेशन।
ठीक है, दोबारा से उसको स्टोर करना यानी पुनर्निर्माण करना। ठीक है, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है whenever the price of a mineral remains high the firm seeks for, जब कभी भी जो मिनरल्स होते हैं उनके प्राइस हाई हो जाते हैं तो फर्म्स क्या करती हैं, न्यू कंट्रीज में रिमेन्स द सेम, न्यू माइंस में जाते माइनर्स करती हैं या फिर न्यू डिपॉजिट्स करती हैं। तो देखिए जब उनके प्राइस हाई हो जाते हैं तो गवर्नमेंट न्यू डिपॉजिट्स करती हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। सॉरी फॉर्म्स है, फॉर्म्स न्यू डिपॉजिट्स करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर। अब जो इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है, जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी, इंटर एंड इंटर जनरेशन इक्विटी, कैरिंग कैपेसिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई भी टॉपिक हमारा नहीं है जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर में कवर होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो ऑन बैलेंस शीट एक्रूअल्स, नोट्स पेबल एंड अकाउंट्स पेबल आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी, यानी कि फ्रेंड्स बैलेंस शीट में प्रतिवन, नोट पेबल्स और देय खाता किस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए एक्रूअल्स, नोट पेबल, अकाउंट पेबल की बात करें तो ये सब क्या है, हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शंस देखिए करंट लाइबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और एक्रूड लाइबिलिटीज हमें दे रखा है, जबकि अभी मैंने बताया कि सारे ऑप्शंस किसके हैं, करंट लाइबिलिटीज का बताते हैं, जिनकी जो टाइम पीरियड होता है, मैच्योरिटी वैल्यू टाइम होता है वो होता है हमारा लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज का भी क्या टाइम पीरियड होता है, लेस देन 1 ईयर, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर लिस्टेड एज, यानी कि फ्रेंड्स हमें बताना है अब ये सारी चीज़ें जो हैं प्राप्य सूची और समकक्ष और इन्वेंट्री किस सूची में आते हैं। तो देखिए इन्वेंट्री, कैश और कैश इक्विवेलेंट ये सब क्या है, इनकी टाइम पीरियड कितना होता है मैच्योरिटी का, लेस देन 1 ईयर, लेकिन ये सब क्या है, इन्वेंट्रीज हो गई, कैश हो गई, ये हमारे लिए असेट्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखा है क्या है, अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, पेमेंट्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, असेट्स ऑन बैलेंस शीट या फिर लाइबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे हमारे असेट्स की तरफ बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये लिस्ट किए जाते हैं असेट्स ऑन दी बैलेंस शीट। और अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो असेट्स के अंदर भी फ्रेंड्स ये हमारे क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो ये हमारे करंट असेट्स का पार्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस एम्प्लॉयज आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट आर कॉल्ड। और सैलरीज एंड वेजेस एम्प्लॉयज जो होते हैं वो किस में अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है। हिंदी में आप क्वेश्चन देख लीजिए, वेतन एंड वेतन कर्मचारियों को दर्ज किया जाता है जिस जो खाते कहलाते हैं, एक्रूअल्स अकाउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस, जीरो लाइबिलिटी या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरीज एंड वेजेस की तो देखिए ये एक्रूअल अकाउंट्स में भी आते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस में भी आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं, in the situation of bankruptcy a stock which is recorded above common stock and below that accounts is, यानी कि फ्रेंड्स बैंक्रप्सी की सिचुएशन में एक स्टॉक जो होता है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, कॉमन स्टॉक से, और बिलो डैट अब वो क्या कहलाएगा हमारा, देखिए हिंदी में देख लीजिए, दिवालियापन की स्थिति में जो एक स्टॉक जो सामान्य स्टॉक से ऊपर और ऋण खाते में दिखाया जाता है, नीचे दर्ज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक, डेट लाइबिलिटीज, कॉमन लाइबिलिटीज या फिर हाइब्रिड स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, उसको बोलते हैं प्रेफर्ड स्टॉक, यानी कि फ्रेंड्स एक ऐसा स्टॉक है जो कि कॉमन स्टॉक से तो हम नीचे रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो डेट स्टॉक होता है हम उससे क्या करते हैं, कॉमन स्टॉक से हम ऊपर रखते हैं और डेट स्टॉक से नीचे रखते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि ना हमें नुकसान हो और ना ही वो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा रहे, इस तरह से हम देख के चलते हैं, तो वो स्टॉक हमारा प्रेफर्ड स्टॉक कहलाता है। ठीक है, कॉमन स्टॉक से ज़्यादा रखते हैं हम, जैसे कि हमें हमने फिक्स कर लिया अमाउंट कि डेली हमें इतना स्टॉक चाहिए, ठीक है, वो कॉमन है, जैसे कि 50 यूनिट्स चाहिए, कॉमन स्टॉक है हमारा 50 यूनिट्स, तो हम उससे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि हमने 55 यूनिट्स एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है।
तो टोटल 50 हमें चाहिए था, 5 हमने एक्स्ट्रा ले लिया, 55 हो गया। लेकिन बिलो डेट, डेट से बिलो रखेंगे, जैसे कि बिलो डेट हमारी जो पोजीशन निकल कर आई वो 60 थी, तो हमने कितना लिया, 55 लिया ना, हमने 50 लिया। 50 था हमारा कॉमन स्टॉक की एवरेज था, जो हमें कॉमन स्टॉक की जो लाइन दे रहा था, वहीं हमारा 60 जो है वो डेट स्टॉक की लाइन दे रहा था। तो हमने इन दोनों के बीच की सिचुएशन प्रेफर की, जो कि थी हमारी 55। अब वो 55 की जो वैल्यू है वो हमारी बताती है प्रिफर्ड स्टॉक को, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A firm buys product but does not pay to suppliers instantly. This is recorded as, यानी कि एक फर्म जो उत्पादों को खरीदती है लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान नहीं करती है, किस रूप में दर्ज होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज या फिर करंट लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर एक फर्म प्रोडक्ट को परचेस करती है लेकिन वो इंस्टेंटली उसको सप्लाई नहीं करती है, तो ये हमारे अकाउंट पेबल का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अब वो उसको पेबल करना है। नेक्स्ट है, इन द बैलेंस शीट द टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स आर एग्जामिन्ड एज, यानी कि एक बैलेंस शीट में एक सामान्य स्टॉक और प्रतिधारित कमाई की कुल के रूप में जांच की जाती है। कैसे? कॉमन इक्विटी से, ड्यू इक्विटी से, प्रेफर्ड इक्विटी से या फिर कॉमन परपेचुइटी से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, स्टेटमेंट की बात की जा रही है, इनकम स्टेटमेंट की, जिसमें हम बैलेंस शीट की बात की जा रही है, जिसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स है वो हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो वो फ्रेंड्स एग्जामिन की जाती है कॉमन इक्विटी की तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इनकम स्टेटमेंट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री डेट गिव्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड इज कैटेगराइज्ड एज, यानी कि आय विवरण में बेची गई वस्तु की कम लागत देने वाली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को श्रेणीबद्ध बताना है हमें। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आउट रिसीवेबल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट रिसीवेबल या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई ऐसी प्रोसेस अपनाएं जिसके अंदर जो हमारी कॉस्ट है वो लो निकल कर आए, और हम अपने कमोडिटी को सेल करें तो लो कॉस्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, जब हमारी इस तरह की सिचुएशन अगर हमारे सामने होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट करें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लास्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो बाद में हमारे पास माल निकल कर आया है, जो बाद में हमने परचेस किया, हम उसको पहले सोल्ड आउट कर देंगे। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? जो पहले का माल है वो अब सस्ता हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले हाई अमाउंट पे बेचा था अब वो सस्ता है, तो हम उसको स्टॉक करके रखेंगे, हम उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन देखेंगे लास्ट में जो अमाउंट हमने परचेस किया है वो महंगा, इस टाइम अगर प्रेजेंट में देखें तो उसके प्राइस बहुत हाई हैं, तो हम लास्ट वाले माल को पहले निकालेंगे, जिससे कि हमें जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये सिचुएशन लास्ट एंड फर्स्ट आउट हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विच कैन बी चेंज्ड इनटू कैश टू देयर बुक वैल्यू प्राइस आर कैटेगराइज्ड एज, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात करें जिसके में हमारी चेंज होती है कैश में, और उनकी बैक वैल्यू जो प्राइस की जाती है उसको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, यानी कि वित्तीय प्रतिभूतियों को नगद में बदलकर उनके बुक वैल्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको हम कैश में चेंज कर देते हैं और उनको बुक प्राइस को हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई भी चीज़ कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट कहलाती है, और उसको हम उनकी जो बुक वैल्यू प्राइस होती है उसके कैटेगराइजेशन में करके उसको मेंशन करके नोट करते हैं। ठीक है, तो वो कैश इक्विवेलेंट हमारी कहलाती है। नेक्स्ट है, earnings that have a cumulative amount and are not paid to stockholder एज अ डिविडेंड इज नोन एज, यानी कि ऐसी अर्निंग जो कि क्यूमुलेटिव अमाउंट में आती है और वो पेड नहीं की जाती स्टॉक होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, हम उसको क्या कहते हैं? तो अब हिंदी में देख लेते हैं, ऐसी आय जो संचयी राशि होती है और लाभांश के रूप में शेयर धारक को भुगतान नहीं की जाती, वो क्या कहलाती हैं? कॉमन अर्निंग्स, प्रेफर्ड अर्निंग, नॉन पेड अर्निंग या फिर रिटेन अर्निंग्स। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटेन अर्निंग्स। फिर हम रिटेन अर्निंग्स वो अर्निंग्स होते हैं जो कि कभी भी
पेड पर्पज से यूज़ नहीं की जाती हैं, वो फ्यूचर के रेफरेंस में वो बिजनेस में स्टोर करके रख ली जाती हैं, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं रिजर्व करके रख ली जाती हैं फ्यूचर पर्पज़ के लिए। जब फ्यूचर में किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तब उनको खर्च किया जाता है। तो ये रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं इसका अमाउंट कभी भी किसी क्रेडिटर को पे करने के लिए या फिर किसी भी तरह के जो पैसे पेमेंट होते हैं उनके लिए नहीं किया जाता, ये फ्यूचर पर्पज से रखी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर अर्निंग्स डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि भविष्य की कमाई का पूर्वानुमान लगाने के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी का दस्तावेजीकरण को क्या कहते हैं? एनुअल रिपोर्ट, 5 ईयर्स रिपोर्ट, एक्सचेंज रिपोर्ट या फिर स्टॉक रिपोर्ट। तो फ्रेंड, जब इन्वेस्टर्स एनालाइज करते हैं या फिर हम बुक कहें तो फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर अर्निंग्स की कि उन्हें फ्यूचर में कितना मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनुअल रिपोर्ट। क्योंकि फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर ही ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में कितना प्रॉफिट होगा, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी पूरी फोरकास्टिंग एनुअल रिपोर्ट पे बेसिस होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी को अपनी ट्रू पिक्चर शो करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर का पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पे ही डिपेंड होता है। अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट सही नहीं है तो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इनिशिएट नहीं लेंगे उसमें, अगर हम कहें तो उसमें इन्वेस्ट करने का। इसलिए एनुअल रिपोर्ट हमेशा कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करे, तभी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर करते हैं। और एनुअल रिपोर्ट में हर चीज़ क्लियरली गिवन होनी चाहिए कि उसका प्रॉफिट रेशो कितना है, अर्निंग रेशो कितना है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें क्लियरली उसमें डिफाइन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसका पूरी फोरकास्टिंग इसी पे डिपेंड करती है। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो या फिर आपको लगता है कि हमें इस टॉपिक पे भी वीडियो कवर करना चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आज का जो हमने टॉपिक लिया था वो हमारा मेनली बेस्ड था बैलेंस शीट के ऊपर, बैलेंस शीट्स के रिगार्डिंग सारा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर की जो भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।